नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगली अक्षय तृतीया तक सोने और चांदी का भाव कितना कुछ हो सकता है, और क्या सोने का भाव अगली अक्षय तृतीया तक 2025 की जो अक्षय तृतीया है तब तक नया रिकॉर्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि पिछली अक्षय तृतीया से अगर हम कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 10,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। और उसकी पिछली अक्षय तृतीया यानी लास्ट दो अक्षय तृतीया से सोने में लगातार तेजी आ रही है। उसकी पिछली अक्षय तृतीया पर भी करीब करीब 10,000 की तेजी आई थी। मतलब लास्ट 2 इयर्स में करीब करीब 20,000 रुपए की अक्षय तृतीया पर तेजी आ चुकी है। तो क्या अगली अक्षय तृतीया तक भी ये तेजी जारी रहेगी? क्या कुछ हो सकता है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से डॉक्टर रनीशा चनानी जी हैं। ये गोल्ड में पीएचडी हैं और इनकी जो कंपनी है वो रिटेल से रिफाइनिंग तक का काम करती है, ऑगमोंट। तो रनीशा जी, अगर हम बात करें अगली अक्षय तृतीया की, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं सोने के भाव को 2025 की अक्षय तृतीया तक? जी प्रीति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया तक काफी अच्छे रिटर्न्स गोल्ड में मिले हैं। 18 से 20% जितने, और ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स प्राइजेस बढ़ी है पिछले 2 सालों में। तो मुझे लगता है नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक भी हम देख सकते हैं कि ये प्राइजेस लगातार यहाँ से बढ़ती रहेगी। एंड फैक्टर्स की बात करें तो जो इस साल फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से प्राइजेस में हमने देखा है कि इतनी बड़ी रैली आई है। ऑलमोस्ट 62,000 से लेकर 74,000 की रैली जो हमने पिछले 2-3 महीनों में देखी आते हुए गोल्ड में, भी फैक्टर्स रहेंगे। पर एक और फैक्टर है जो मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो है यूएस का डेट लेवल्स जो लगातार बढ़ रहा है। एंड इसकी वजह से यूएस में हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट भी उनको काफी बढ़ना पड़ रहा है। लगातार डेट लेवल्स बढ़ने के कारण उनके डाउनग्रेड्स भी आ सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। जो 34 ट्रिलियन डेट है यूएस का, वो गोल्ड की प्राइसेस को हमेशा ये लेवल्स पे सस्टेन रखेगा। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउन साइड आएगा। बाकी हमने जो देखा है इस साल चाइना से काफी गोल्ड रश हुआ है, रिटेल बाइंग आई है। ये भी काफी बड़ा फैक्टर है जिसने प्राइसेस को पहले भी सपोर्ट किया है एंड रेस्ट ऑफ द ईयर भी सपोर्ट करेगा। एंड सेंट्रल बैंक बाइंग तो है, जो पिछले 2 सालों से लगातार बाय कर रहे हैं। इस साल भी एक्सपेक्टेड है मोर देन 1,100 टन की बाइंग करेंगे। तो जिस तरह से डी डॉलराइजेशन चल रहा है, सारे सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डॉलर से निकल गोल्ड में आ रहे हैं। तो ये फैक्टर्स, बड़े 3 फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को सपोर्टेड रखेंगे। यूएस डेट, चाइनीज गोल्ड रश और सेंट्रल बैंक बाइंग, ये तीनों फैक्टर्स प्राइसेस को सपोर्टेड रखेंगे। मुझे नहीं लगता 68,000 के नीचे प्राइसेस जाएगी। एंड अपसाइड तो यहाँ से हम यस 80,000 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो जी, हमारा जो सवाल यही है कि क्या अगले अक्षय तृतीया तक, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे सामने, यूएस का इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा, सेंट्रल बैंक की बाइंग का डेटा भी आ जाएगा, और फेड की जो रेट कट की बात है वो भी सामने आ जाएगी कि कितनी होगी, कब तक होगी और आगे कितनी होगी। तो क्या ये सारे जो फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट करेंगे और 80,000 तक भाव पहुंचा सकते हैं? यस, पहुंचा सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस को 80,000 तक, मुझे लगता है। क्योंकि बाकी की जो चीजें हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कट आएंगे, सितंबर से स्टार्ट हो सकता है कट। बाकी की जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे यूरोजोन एंड यूके, वहां पे भी इंटरेस्ट रेट्स कट आने वाले हैं। ओवरऑल जो है मॉनेटरी अभी टाइटनिंग होने वाला है। ये प्राइसेस गोल्ड प्राइसेस के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड जिस तरह से मैंने बताया आपको, बाकी के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काफी सपोर्टिव है कि जीडीपी, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्रेजुअली स्टेगनेंट हो रही है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, यूएस में इतना बढ़ चुका था, तो इस वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के कारण हमने देखा अभी फाइनली ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये साल शायद स्टैग्फ्लेशन आए या फिर रिसेशन आए, इसके कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। तो स्टैग्फ्लेशन रहेगा तो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, रिसेशन आएगा तो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो ग्लोबली जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेल्स बन रहा है वो काफी पॉजिटिव है। इलेक्शन ईयर है, यस, तो यूएस में कोई भी इलेक्शन में जीतता है डोनाल्ड ट्रंप या जो बिदेन,
दोनों प्राइजेस के लिए काफी वॉल्टिलिटी लाएंगे, काफी न्यूज आएंगे जिसकी वजह से प्राइजेस में वॉल्टिलिटी रहेगी। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है मुझे लगता है 2 स्टेप्स अप 1 स्टेप डाउन, इस तरह से गोल्ड की प्राइसेस लगातार ट्रेंड में ही रहेगी। एंड जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी कंटिन्यूली प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सपोर्टेड रखेंगे। यस, नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक हम 80,000 की प्राइसेस जरूर आते हुए देख सकते हैं। मैम जैसे आप बोल रहे हैं कि 2 स्टेप अप और 1 स्टेप डाउन, तो 1 स्टेप जो डाउन होगा वो कितना हो सकता है? मतलब जो सोना है अगर सस्ता भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो खरीदारी करनी थी वो नहीं कर पाए, और ये जो लेवल है काफी ऊंचे तक पहुंच गए भाव अचानक से, मतलब 1 डेढ़ महीने में लोग समझ पाते उस उतनी देर में तो भाव ऊपर पहुंच चुके थे। तो क्या ये खरीदारी का मौका देंगे? 65,000, 68,000, नीचे कहाँ तक आ सकता है प्राइस? और कब तक, मतलब उसका कुछ अनुमान है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कब तक वहां तक भाव पहुंच सकता है? मुझे लगता है कि इस साल का बेस रहेगा कि यहाँ से जो भी करेक्शन आता है तो मैक्स टू मैक्स $2,200 कॉमेक्स पर, और रुपी टर्म्स में देखें तो 68,000 के आसपास बेस बनना चाहिए। तो मतलब यहाँ से 3,000 रुपए डाउन साइड मैक्स टू मैक्स आ सकती है, और वो इसी क्वार्टर में आएगी। जो मई जून के अभी 2 महीने हैं बाकी, इसी क्वार्टर में आएगी, क्योंकि ग्रेजुअली हम देखेंगे उसके बाद प्राइस में फिर से हम एक बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी बढ़े हुए हैं। फिर नवंबर में जैसे यूएस में इलेक्शंस है, उसकी वजह से भी वॉलिटिलिटी रहेगी। एंड सेंट्रल बैंक बाइंग तो स्ट्रांग है ही है। तो मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट क्वार्टर्स है, इंटरेस्ट रेट्स कट भी आ सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर से। तो जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर है 2024 का, वो पॉजिटिव है। जो भी करेक्शन आएगा वो मई और जून महीने में ही आ सकता है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी जहाँ पे आप डिप बाइंग कर सकते हैं। एंड ओवरऑल आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर के तहत अगर 80,000 का आप टारगेट समझे और नीचे में आप 68-70,000 पे भी कहीं भी 2,000 की रेंज में बाइंग करते हैं, तो 15% का आपको रिटर्न नेक्स्ट स्ट्रक्चर के तक मिल सकता है। तो जो भी डिप मिले 70,000 के नीचे जरूर बाय कीजिए। जिनका बाय करना रह गया है बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज अपना न्यू एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं इसी महीने से, या अक्षय तृतीया के दिन ही आप एसआईपी कीजिए। और आजकल तो कई मौके हैं जहां पर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिजिटली। आपके पास ईटीएफ है, एसजीबी है, डिजिटल गोल्ड है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड। एंड मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ एटलीस्ट 15 से 20% अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड में जरूर डालिए, तो आपके ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं पोर्टफोलियो की काफी बढ़ जाएंगे। अब 15% आपको अगर सिर्फ गोल्ड में अकेले रिटर्न मिलता है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न काफी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप लोग जो है सोना खरीदना चाहते हैं? अगर खरीदना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट में अगर आपके कोई सवाल भी हैं तो वो भी आप हमको लिख के अभी बोल सकते हैं। रेनिशा जी हमारे साथ अभी लाइव रहेंगी, हम लोग इनसे लंबी चर्चा करने वाले हैं। तो आपके कोई सवाल हो तो वो आप फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैम अगर हम बात करें सोने की, तो ये साल तो जो है करीब करीब, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 10,000, जैसा हमने शुरुआत भी की थी कि 10,000 की तेजी आ चुकी है ये साल में। मतलब जो कि एक साल में नॉर्मली ठीक है, मतलब लास्ट ईयर भी 10,000 की तेजी आई थी 1 ईयर में। जो हम लोग अगर बात करें 17, 18, 18 से 19% का रिटर्न दिया है लास्ट 2 ईयर से सोने ने। और इस साल भी आप बोल रहे हैं, तो क्या कुछ, क्योंकि जो सस्ता होने की बात है वो उस तरह से कुछ फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको क्या कि ये रेट कट, क्योंकि अब जो वापस से रेट कट की बात होने लगी कि रेट कट सितंबर में होगा, हो सकता है उसकी जो संभावना है वो है, तो वो उससे भी एक बल मिल रहा है। तो कुछ ऐसे फैक्टर दिख रहे हैं जो भाव को नीचे ला सकते हैं? कोई ऐसे फैक्टर्स भी हैं मार्केट में? जी वेदा जी, मुझे लगता है कि ऐसे कोई नेगेटिव फैक्टर्स एज ऑफ नाउ इतने नहीं है, एक्सेप्ट जो डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड्स। ये दो चीजें जो हमेशा गोल्ड के साथ इनवर्स कोरिलेशन में रहती थी, वो अभी रिलेशनशिप अभी थोड़ा टूट गया है। हम देखते थे कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता था, ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर जाती थी, तो गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती थी। बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इतना हमने गिरावट नहीं देखी गोल्ड में जितना वो दोनों बढ़ चुके हैं। ये ग्रेजुअली कोरिलेशन टूट रहा है, ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। ग्रेजुअली हम देखेंगे कि वापस डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी नीचे ही आएंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया यूएस का डेट लेवल बढ़ता ही जा रहा है, वो बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबल मार्केट्स के लिए।
दूसरा, ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो नीचे ही आएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कट आने वाले हैं। बहुत बड़ा कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, एक्सेप्ट अगर डिमांड में बहुत बड़ी कमी आ जाए तो हाई प्राइसेस पर, जो दिख नहीं रहा है। ग्रेजुअली लोग अडेप्ट कर रहे हैं प्राइसेस को, 70,000 के ऊपर सबको लग रहा है ये न्यू नॉर्मल प्राइस है। एंड अभी अक्षय तृतीया के कारण भी हम देख रहे हैं काफी अच्छी बाइंग हो रही है, जो पिछले 2 महीने से मिसिंग थी। मार्च और अप्रैल में थोड़ा बहुत हमने देखा इम्पोर्ट्स भी कम हुए थे गोल्ड के, एंड रिटेल बाइंग कम थी। ग्रेजुअली लोग अभी बाइंग कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन डिलीवरी लेने के लिए। बहुत हाई कैरेट गोल्ड नहीं भी ले रहे हैं तो वो 18 कैरेट गोल्ड तो जरूर ले रहे हैं। लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी लेना पसंद कर रहे हैं, बार्स कॉइन सब में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस जो है वो इतना फैक्टर प्ले नहीं कर रही है। हम अच्छी डिमांड इंडिया से देख रहे हैं, चाइना से देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक बाइंग इतनी अच्छी देख रहे हैं। तो सबको एक फियर है कि जो मैं अगर मिस कर दूंगा ये रैली तो मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो फोमो फियर के कारण सब लोग अच्छी बाइंग कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। इंडिया में तो फिर भी हमारे पास काफी गोल्ड है, बाहर की कंट्रीज में तो बहुत ही अंडर एलोकेटेड है। सिर्फ 2 to 3% उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड है, तो वो भी अपना होल्डिंग्स बढ़ाना चाहते हैं, एटलीस्ट 5 to 10% करना चाहते हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये होल्डिंग बढ़ेगी तो ग्रेजुअली गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती ही रहेगी। तो मुझे लगता है अभी भी काफी मौका अच्छा है, ऐसा कुछ नेगेटिव फैक्टर नहीं है, हर डिप पे बाय करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम चांदी की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सोने से हमने शुरुआत करी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोने की बात करने वाले हैं, चांदी की भी बात करेंगे। अगर मैम चांदी की बात करें तो क्या ये जो प्राइसिंग बढ़ रही है सोने की, इसका इम्पैक्ट चांदी की तरफ आ रहा है? क्या लोग चांदी की तरफ मूव हो रहे हैं क्या? ये चांदी एक इंडस्ट्री कमोडिटी भी है, और जिसे हम देखते हैं कि 70% जो प्रोडक्शन है चांदी का वो बेस मेटल्स में से ही हो रहा है। तो जिस तरह से अभी ग्रेजुअली बेस मेटल्स में भी अच्छी रैली आ रही है, गोल्ड ऑल टाइम न्यू हाइस पर था, तो चांदी को पीछे रहने का कोई मतलब ही नहीं था। ग्रेजुअली प्राइसेस में हमने देखा काफी अच्छी रैली आई, $30 के आसपास प्राइस ने टच किया। एंड मुझे लगता है ये न्यू हाइस बनते रहेंगे अगर $29 के ऊपर चांदी सस्टेन करती है तो। एंड इंडियन टर्म्स में देखें तो मुझे लगता है अभी भी काफी अपसाइड बाकी है, काफी अंडर परफॉर्म किया है चांदी ने गोल्ड के मुकाबले। तो जब भी ये रैली स्टार्ट होगी, और जैसे सिल्वर को कहा जाता है कि हायर बीटा कमोडिटी है देन गोल्ड, जितना गोल्ड बढ़ता है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा चांदी बढ़ती है। तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द चांदी में काफी अच्छी रैली देखेंगे। बस थोड़ा प्राइस को यहाँ सस्टेन होना पड़ेगा, $29 के ऊपर सस्टेन होती है तो $32 का मेरा टारगेट है नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक। तो इंडियन टर्म्स में देखें तो मुझे लगता है प्राइसेस 90,000 तक आ सकती है नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक। तो उसमें भी आपको कोई भी लेवल्स मिलते हैं बिलो 78,000 टू 80,000 के आसपास, उसमें भी बाइंग कर सकते हैं। तो बहुत जल्द हम सिल्वर में भी एक अच्छी रैली आ। तो चलिए, जो सोने का जो बात हम कर रहे थे कि अक्षय तृतीया तक 80,000 अगली, और चांदी जो है 90,000 पहुंच सकती है। मैम, जिनको शादी के लिए खरीदारी करनी है, कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कमेंट में, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर शादी के लिए खरीदना है तो वो तो इमीडिएट हो गया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो चलो आप अपनी बाइंग को थोड़ा टाल भी सकते हैं, कम आगे पीछे कर सकते हैं, पर जिनके शादी, वो किस तरह से खरीदारी करें? मैंने जैसे पहले कहा, मुझे लगता है कि प्राइसेस में जो भी गिरावट आएगी वो ये भी मई और महीने में ही आएगी। आगे चल के जो लास्ट के 6 महीने हैं 2024 के, मुझे लग रहा है लगातार वापस हम न्यू रैली भी आते हुए देखें। तो जिसे भी बाइंग करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर शादियों के लिए, वो इसी मंथ में अपना बाइंग करना स्टार्ट कर दे। या फिर थोड़ा थोड़ा उनको एक साथ लमसम बाइंग नहीं कर पाते हैं तो एसआईपी की तरह थोड़ा थोड़ा बाय करें, 20-20% थोड़ा थोड़ा बाय करना स्टार्ट करें। बट बहुत ही जल्द उन्हें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मुझे लगता नहीं है कि ये प्राइसेस यहाँ पे सस्टेनेबल है, वापस एक न्यू रैली आ सकती है। और जब भी अगर कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन इमर्ज होगा, हमें पता नहीं चलेगा। रातों रात आप देखेंगे कि अगर ईरान और इसराइल में रातों रात अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाते हैं, तो हम देखेंगे कि फिर से $40-50 गोल्ड एक दिन में बढ़ जाएगा, तब पकड़ नहीं पाएंगे। तो अभी बहुत अच्छा मौका आ रहा है, अक्षय तृतीया का दिन है, एक दिन के बाद आप उस दिन एक ऑस्पिशियस डे पर भी अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा लमसम बाइंग कीजिए तो एटलीस्ट छोटा स्टैंडर्ड वे में बाइंग कीजिए, या फिर थोड़ा टोकन बाइंग कीजिए, कैसे भी अपने पोर्टफोलियो में या अपने इन्वेस्टमेंट में गोल्ड और सिल्वर को जरूर लीजिए। मैं भी यही, जैसे आप जो बोल रहे हैं ना कि आप भले ही 100 रुपये रोज गोल्ड कर लीजिए,
200 रुपए का ले लीजिए, 500 रुपए का ले लीजिए। आजकल बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। और आप लंबे समय में जब देखोगे ना तो वो भाव एवरेज हो जाएगा आपको। और आपको जैसे आज आप 70,000, 72,000, 73,000 ये भाव देख रहे हैं, तो लंबे समय में आपको भाव की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने रोजाना के भाव के हिसाब से, या हर 10 दिन में, या हर हफ्ते में आपने एसआईपी कर दी, या गोल्ड कॉइन ले लिया, कम ग्रामेज का ले लिया, तो उससे आपका एक एवरेज भाव बन जाएगा। सही है रनीशा जी ये स्ट्रेटेजी? यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि जिसने ओवरऑल गोल्ड में बहुत पहले से इन्वेस्ट किया है, एसआईपी किया है, उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स पाए हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी यही करती हूँ, एसआईपी करती रहती हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करती रहती हूँ। और जब ऑस्पिशियस डेज आते हैं, जैसे अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, नवरात्रि है, इन सब मौकों पर मैं थोड़ा लमसम बाइंग करती हूँ। और किसी को भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, कि अगर आप एक ही जगह अपने सारा का सारा पैसा लगाएंगे तो अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स रिस्क काफी बढ़ जाती है। तो डाइवर्सिफाइड रखिए, और गोल्ड में भी काफी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया, ईटीएफ्स में बाय कीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कीजिए, डिजिटल गोल्ड में कीजिए। तो कभी भी आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़े तो आप अपना लिक्विडिटी नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो हर तरह से गोल्ड में बाइंग कीजिए, फिजिकल बाइंग भी कीजिए, ज्वेलरी भी लीजिए, बट थोड़ा थोड़ा गोल्ड में जरूर डालिए। मैं भी इसी तरह से इनफैक्ट इन्वेस्ट करती हूँ, फिजिकल बाइंग भी करती हूँ मैं, डिजिटल गोल्ड में भी बॉन्ड के थ्रू बाइंग करती हूँ, ईटीएफ में डालती हूँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जाती हूँ। हर जगह से डाइवर्सिफाइड रहते हैं तो काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। एंड मुझे भी काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं पिछले 5 सालों में। अगर आप देखें, गोल्ड ने हर साल 12% CAGR रिटर्न दिया है। ओवरऑल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो हमारा रहता है पोर्टफोलियो का, वो भी काफी बढ़ जाता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। तो वही हुआ है। इनफैक्ट मेरे साथ, दूसरों का मैं एग्जांपल नहीं भी लूं, मेरे साथ खुद भी मैंने देखा है कि मेरा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़ गया है पोर्टफोलियो को। मैंने गोल्ड में जितना एटलीस्ट 20% मेरा पोर्टफोलियो गोल्ड में इन्वेस्टेड है। तो जी रनीशा जी, ये पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं कि गोल्ड प्राइस टुडे से जुड़े हुए लोग जो हैं, उनकी कोई सोने चांदी में पोजीशंस नहीं है। हमारी किसी भी एक्सचेंज पर कोई पोजीशंस नहीं है। मैम, आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगी? जी, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं करती एक्सचेंज में, बट यस, मैंने फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में कई तरह से गोल्ड में इन्वेस्टेड हूँ। जी, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।